Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But before I begin, let's look at the comment box. So the first comment is from Ramjas. I am not a CLAT prep student and applied for a GK Olympiad already, from where I get access to test from 30 September. So Ramjas, I have talked to the management team. They will come to you and they will let you know कि कैसे आप उसको access कर सकते हो. Moreover, they have let me know कि आपका जो WhatsApp है या फिर आपका जो मेल ID है उस पर credentials आपको अवेलेबल हो जाएंगे एंड उसके थ्रू आपके जो GK Olympiads के बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है उनको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे. ओके. Ramjas, again, please continue MIT series on topics like Middle East, One Nation, One Election, SC/ST subcategorization. So, although Ramjas, ये सब हम topics regularly इसमें cover करते रहते हैं, but since you are requesting, we'll try to make MITs on these topics again. Okay. Please tell about AUKUS. What is GM Mustard and BT Brinjal? Please tell about US antitrust ruling against Google and its implications. I have problem in understanding this. ओके रामजस, बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ ऑकस क्या है. तो ऑकस स्टैंड्स फॉर योर ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस. तो ये तीन कंट्रीज का ग्रुपिंग है एंड मेजरली इट्स अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो एक एंटी चाइना ग्रुपिंग है. एंड मेजरली यहाँ पे जॉब क्या है कि जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है. सो व्हाट इज दिस इंडो पैसिफिक रीजन? क्वाड भी हमने इसी के लिए ही क्रिएट किया है. सो इंडो पैसिफिक इज इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन एंड यहाँ पे चाइना अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में एंड यूएस डज नॉट वांट कि यहाँ पे चाइना का डोमिनेंस हो. तो यहाँ पे यूएस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज को हेल्प कर रहा है सो दैट दे कैन काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक ओशन. तो यहाँ पे ऑकस एक ग्रुपिंग बनाया जो मेजरली एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग है एंड इफ यू आर अवेयर तो आपके यूके और यूएस के पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है बट ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है. सो इसका जो फर्स्ट पिलर है अभी जो शुरुआत में इसमें बेसिक इन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि यहाँ पे यूके और यूएस ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की हेल्प करेंगे. न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मतलब जो उसकी पावर या एनर्जी जो उसको मिलेगी मूवमेंट के लिए वो न्यूक्लियर फ्यूल से मिलेगी. न्यूक्लियर केपेबल होता है जहां पे आप न्यूक्लियर आपके वेपन्स को यूज कर सकते हो. न्यूक्लियर पावर्ड होता है कि आप न्यूक्लियर फ्यूल को यूज कर सकते हो. सो द बेनिफिट ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूल सबमरीन या न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन है कि वो जो सबमरीन होती है वो अंडर वाटर बहुत ज्यादा टाइम तक रह सकती है. तो इसमें क्या होता है उसकी स्टिल्थ कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है. वो अंडर वाटर बहुत टाइम तक एनिमी के एरिया में रह सकती है और उसको रेडार के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर पाना, उसको फाइंड आउट कर पाना बहुत मुश्किल होता है. ओके. सो मेजरली ऑकस जो है आपका उसका पिलर है कि यहाँ पे यूके और यूएस इज हेल्पिंग आउट ऑस्ट्रेलिया टू बिल्ड अ न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन. तो ये फर्स्ट पिलर है. सेकंड पिलर होगा कि और भी किस किस एस्पेक्ट के अंदर में वो सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में उसकी हेल्प कर सकता है, उस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करेंगे. ओके. सो दिस इज ऑकस. सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा व्हाट इज जीएम मस्टर्ड एंड बीटी ब्रिंजल. तो जीएम मस्टर्ड और बीटी ब्रिंजल दोनों ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं. जीएम का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड और ये जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं. तो इंडिया के अंदर में अब तक हम तीन इस टाइप के क्रॉप्स को डेवलप कर चुके हैं. जो सबसे पहले हुआ था दैट वाज बीटी कॉटन एंड इट वाज सो सक्सेसफुल. इट इज सो सक्सेसफुल कि बीटी कॉटन आपका 90% प्लस जो क्रॉपिंग एरिया है कॉटन का इट इज अंडर बीटी कॉटन ओनली. सेकेंड हमने अलाउ किया था बीटी ब्रिंजल and both of these types of both of these crops have received approval from GEAC, genetically engineered appraisal committee. Again I'll repeat, genetically engineered appraisal committee जो nodal agency है to give authority for approval for such kind of GM crops in for commercial cultivation. तो आप इन दोनों को ग्रो कर सकते हो. Although अभी तक हमने कहीं पर भी कमर्शियली कल्टीवेशन बीटी ब्रिंजल का स्टार्ट नहीं करा है. और तीसरे नंबर पे है जीएम मस्टर्ड विच इज एग्जैक्टली इसका नाम है DAMH11 धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11th अटेम्प्ट में ये बनाई गई थी. धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 आपकी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके एक प्रोफेसर है, पेंटल उनका नाम है. उन्होंने इसको यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं इसको इन्वेस्टिगेट करके इसको इस पे एक्सपेरिमेंट्स करके इसको क्रिएट करा है. सो एज ऑफ नाउ जीएम मस्टर्ड है ये अप्रूव जीएसी ने तो कर दिया था बट आपके सुप्रीम कोर्ट में इस पे केस चल रहा था और अभी इसका स्प्लिट जजमेंट आया है. तो अगेन एक 3 जज बेंच बैठेगी, उसके अंदर में हमें प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि क्या हम जीएम मस्टर्ड को भी कमर्शियली कल्टीवेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दीज क्रॉप्स?
तो यहां पे दोनों साइड्स के आर्गुमेंट, तो जो इसके अगेंस्ट में है, जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, दो क्लेम कि बिकॉज जेनेटिकल मॉडिफिकेशन आपके जीन्स के लेवल पे होता है, सो वी आर नॉट अवेयर कि लॉन्ग टर्म के अंदर में जाके हमारे एनवायरमेंट के अंदर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर में इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होंगे। तो एज लॉन्ग एज वी वर यूजिंग बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन यूजुअली कॉटन जो होता है हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, ऑल्दो कॉटन का जो बाकी का पार्ट होता है, उस क्रॉप का जो पार्ट होता है, उसको हम फीड की तरह, उसको हम फीड की तरह किसको खिलाते हैं, आपके जो काउज और बफेलोज होते हैं जिनका हम मिल्क हम वहां पे कंज्यूम करते हैं, या लोग उसका मीट खाते हैं, वो इसको एक्चुअल में कंज्यूम करती हैं। तो समहाउ हम उसको बॉडी में एंटर तो करा ही चुके हैं, बट अगेन इसके अगेंस्ट के जो क्रिटिसाइजर्स वो क्या क्लेम करते हैं कि एज ऑफ नाउ वी आर नॉट अवेयर कि इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। सो इस वजह से दे डू नॉट वांट कि हम ब्रीटी ब्रिंजल या मस्टर्ड जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, इनको कमर्शियली कल्टीवेट करें। ऑन द अदर हैंड जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं, जो हु क्लेम्स कि हमें जीएम क्रॉप्स के साथ जाना चाहिए, एंड वहां पे उनका मेन आर्गुमेंट किया कि ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, ओनली थिंग इज कि यहां से हम इस जेनेटिकल मॉडिफिकेशन को स्पीड अप करें। नेचर के अंदर में यही प्रोसेस थोड़ा बहुत लॉन्ग इंटरवल्स में होता है, बहुत लंबे टाइम में, 50 ईयर्स में, 100 ईयर्स में होता है, और हम यहाँ पे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन को यहाँ पे बहुत स्पीड अप कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। यूजुअली नेचर के अंदर में एक ट्री से दूसरे ट्री में या एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर में जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन होता है, ये कई लंबे टाइम पीरियड के बाद में होता है, और अब जो हम कर रहे हैं वो स्पीड अप कर रहे हैं, तो प्रोबेबली इसके अंदर में कोई भी फ्लो नहीं है। ओके, तो यहां पे दिस इज द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग योर जीएम मस्टर्ड एंड बीटी ब्रिंजल। प्लीज टेल अबाउट यूएस एंटी ट्रस्ट रूलिंग अगेंस्ट गूगल एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो आपके गूगल जो बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है, उसका एक जजमेंट आया उसके अगेंस्ट में, यूएस एंटी ट्रस्ट। एंटी ट्रस्ट बेसिकली मींस एंटी कंपटीशन, एंटी कंपटीशन। सो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर में कंपटीशन के अगेंस्ट में, कंपटीशन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रिमूव करने के लिए हमने एक कंपटीशन एक्ट बनाया है। देयर इज अ कंपटीशन एक्ट। ये किस पर्टिकुलर ईयर में इंडिया में आया था? ये जो आपका कंपटीशन एक्ट है, ये किस ईयर में इंडिया में हम लेकर आए थे? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स ये कब आया था। तो एंटी ट्रस्ट बेसिकली क्या बात कर रहा है कि यहां पे आप एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यहां पे केस था कि जो गूगल है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन यूज कर रहा है, डोमिनेंट पोजीशन यूज कर रहा है आपकी कहां पे? एक तो सर्च इंजन्स के अंदर में, सर्च इंजन्स के अंदर में, एक कहां पे? आपके जो एंड्रॉइड फोन्स है उसके अंदर में भी ये आपका डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट सर्च इंजन जो है, डिफॉल्ट आपका जो यहाँ पे प्ले स्टोर है, वो सारा का सारा आपका गूगल का ही होता है। आपने अगर एंड्रॉइड फोन आप यूज करा होगा, यू मस्ट हैव सीन कि उसमें जो गूगल क्रोम है या गूगल का पूरा जो कैटलॉग है एप्स का, वो सारा का सारा प्री डाउनलोड होता है, और उसके बाद उसको रिमूव करने का भी ऑप्शन नहीं होता है। और यहाँ पे इवन विद द हार्डवेयर कंपनी, डिफरेंट कंपनी जो है उनके साथ में जो गूगल होता है, अब वो आपका एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन करता है कि आप इसके अलावा किसी और का डिफॉल्ट नहीं रखोगे, इसको आप कभी डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दोगे। सो यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड कि आपके जो फोन्स आते हैं उसमें आप डिलीट भी करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, ऑल दो कि जो हार्डवेयर है, फॉर एग्जांपल आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हो या किसी और कंपनी का फोन यूज कर रहे हो, वो हार्डवेयर कंपनीज है और ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। स्टिल वो जो हार्डवेयर कंपनी, इट इज बाउंड कि अगर वो एंड्रॉइड यूज कर रही है उसको चीप रेट में भी देगा, बट एंड्रॉइड जो यूज कर रहे हैं वो किसी और को डिफॉल्ट ब्राउजर या डिफॉल्ट आपकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करने देगा। तो सिमिलरली सर्च इंजन के अंदर में भी इसी का ही है। आई एम श्योर कि अगर आप कुछ भी सर्च करते हो तो हम कभी भी सर्च इंजन नहीं यूज करते या इंटरनेट सर्च वर्ड यूज नहीं करते, हम गूगल सर्च वर्ड यूज करना स्टार्ट करते कि एक बार गूगल करके देख लो। तो बेसिकली यहां पे इसकी डोमिनेंस दिखाता है, और यहां पे एंटी ट्रस्ट जो केस है उसके अंदर में ये चीज प्रूव हो गई कि यहां पे गूगल ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का, कि मार्केट में इतना बड़ा प्लेयर है, उसने इसका मिसयूज करा। ऑन द अदर हैंड गूगल क्या क्लेम करता है कि भाई मैं जो ये पोजीशन पे पहुंचा हूं, आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीवन एल्स टू कम इनटू द मार्केट। इफ माय कंप्यूटर हैज बेटर टर्म्स, इफ ही और शी हैज अ बेटर ऐप देन मी, ही कैन आल्सो कम इनटू दिस मार्केट एंड कैप्चर दिस मार्केट। द मार्केट इज ओपन फॉर एवरीवन। सो मैंने ऐसा नहीं कुछ अलग नहीं करा है, मैंने सिर्फ जो मेरे पास बेटर प्रोडक्ट्स है उनको प्रोवाइड करा है, और यहां पे कंज्यूमर्स है जिन्होंने उसको करा है। बट कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को नहीं माना, बोला कि अगर ऐसा ही था तो आप इस टाइप के एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स क्यों साइन कर रहे थे? बिकॉज अगर आप एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन करते हो, कहीं ना कहीं आप जो कॉम्पिटिटर है उसको लिमिट कर रहे हो कि वो आपके साथ कंपीट ना कर पाए। ओके, सो यहां पे दिस इज द पर्टिकुलर केस रिगार्डिंग यूएस एंटी ट्रस्ट लॉ। आगे मूव करते हैं। सर लॉजिकल रीजनिंग एंड क्यूटी साथ कैसे डील करें? बिलियन बायोग्राफी का ये कमेंट है। सो अगेन द
द सिंपल मेथड और द सिंपल वे बाय विच यू प्रिपेयर क्लैट इज कि आपका एक साइड में आप जीके कर लीजिए। जीके एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ रिवीजन के थ्रू ही बेटर अप कर सकते हो। तो आपका जो मटेरियल है उसको लिमिट करिए। ट्राई टू लिमिट योर मटेरियल, डू नॉट मतलब गो फॉर मेनी मटेरियल्स। एक या दो आपके जो मटेरियल्स होते हैं, यूजुअली अगर आप क्लैट पर स्टूडेंट्स हैं तो जो मटेरियल आपको यहाँ मिलता है प्लस आपके जो मॉक्स हैं एंड दिस न्यूज एनालिसिस, एंड इफ यू आर रीडिंग योर न्यूज़पेपर दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन एज वेल एज एलेट प्रिपरेशन। तो उसको लिमिट करिए और उसको रिवाइज करते रहिए। उसके अलावा जो बाकी सारे पोर्शन है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे लॉजिकल हो, चाहे क्रिटिकल रीजनिंग हो लॉजिकल रीजनिंग में, या फिर आपका यहाँ पे लीगल रीजनिंग हो यहाँ पे, या फिर आपका क्वांट हो, ये सारे प्रैक्टिस मांगते हैं। ये सारे के सारे प्रैक्टिस मांगते हैं। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रोवाइडेड कि आपने जो इसके थियोरेटिकल कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको आ चुकी है, उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। व्हाट एल्स यू कैन डू इज कि if you have joined a particular institution, specifically CLAT Prep के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज टॉक टू योर फैकल्टी, अटेंड योर क्लासेस प्रॉपरली एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट फॉर वंस एंड फॉर ऑल। एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। स्टिल यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, गो एंड अप्रोच द फैकल्टी। तो आप यहाँ के स्टूडेंट हो, कहीं के भी हो, गो एंड टॉक टू योर फैकल्टी और वहां से आस्क हिम और हर कि सर ये या मैम ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, क्यूटी है, इसमें मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे स्पेसिफिकली, लेट मी अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर लेट्स से रेशियो के क्वेश्चन है ये कैसे करने हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे होता है, उसके बाद उनसे ट्रिक सीखे, ये सब करना है। इन केस यू हैव नॉट ज्वाइन एनी कोचिंग तो आपके पास आज में यूट्यूब का भी ऑप्शन है। यूट्यूब पे जाइए, जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं आपके, सिंपली उसको सर्च करिए। बेसिक कंसेप्ट्स के एक दो वहां पे वीडियोस देख सकते हैं आप, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू तो वो देखिए। उसके बाद जहां से भी हो सकता है इनको सॉल्व करिए। एंड बेस्ट सोर्स इन सबको प्रैक्टिस करना का एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड वुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आप गो थ्रू कर लीजिए। एंड ओनली जीके ही एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा सब्जेक्ट है, लीगल रीजनिंग में भी कुछ हो सकते हैं जो आपके करंट के हो, पर स्टिल ऐसे कि जीके ही ऐसा है जो आपकी करंट रहती है। बाकी के जो क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर आए थे, ऑल ऑफ देम कैन कम दिस ईयर आल्सो। बाकी के क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर आए थे, 10-5 साल पहले भी आए थे, वो सारे क्वेश्चन भी आज आने लायक क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट वी नो कि आपसे या एटलीस्ट क्लैट के पेपर में किस टाइप का आपसे डिफिकल्टी लेवल एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे प्रिपरेशन की एक्सपेक्ट की जाती है। तो बेस्ट है 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा है सो आई वुड से आप उसी मटेरियल को सॉल्व करिए। क्लैट प्रेप का मटेरियल अच्छा है। इफ योर कोचिंग मटेरियल इज नॉट गुड, यू कैन ट्राई टू गेट क्लैट प्रेप मटेरियल। वी बिलीव कि एटलीस्ट वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट मटेरियल इन द मार्केट। तो आप हमारे मटेरियल से गो थ्रू करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड जस्ट कम टू अस, टॉक टू अस एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कहां पे आपकी मिस्टेक्स हो रही है, कहां पे आपकी फ्लॉज आ रहे हैं। ओके, तो ये तरीका है जिससे आप लॉजिकल रीजनिंग क्यूटी को ऐसे डील कर सकते हैं। ओके, Jaypersonal sir, please give an MIT session on elections. It can be very helpful for students. Okay, so Jaypersonal and others also, there is an announcement कि आपका जो next Sunday, coming Sunday है, next to next वाला 6 अक्टूबर वाला, उस पे हम GK रिले कंडक्ट करा रहे हैं। GK रिले कंडक्ट करा रहे हैं आपका जो इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम है आपका जयपुर में, वहां पे इसका फर्स्ट सेशन था। तो स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी एंड वी आल्सो रिसीव्ड अ पॉजिटिव फीडबैक, सो वी डिसाइडेड वी आर गोइंग टू हैव अनदर सेशन एंड इफ द स्टूडेंट्स वुड वांट अनदर सेशन आफ्टर दिस, वी विल हैव अनदर सेशन फॉर देम ओनली इफ दे आस्क अस। तो सेकंड जो आपका जीके रिले का सेशन है 6 अक्टूबर को होगा, उसके अंदर में आई एम गोइंग टू टेक इलेक्शंस इन होल। तो पूरा का पूरा जो इलेक्शन है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इलेक्शंस, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बाद जो करंट इलेक्शन हुआ उसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, और इलेक्शंस, ईवीएम्स, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, जो भी आपका अगर कोई पैसेज आ जाता है जीके में, उसमें क्या पॉसिबल 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। लेट्स से पैटर्न चेंज करके 7-8 क्वेश्चन इलेक्शन पे ही आ जाते हैं, या लेट्स से 2 पैसेज इलेक्शंस पे आ जाते हैं, बिकॉज इस साल आपके 3-4 महीने से इलेक्शंस ही हुआ है। तो इन दैट केस हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करने का ट्राई करेंगे। एंड इसके अलावा इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर जीके रिले, व्हाट एल्स यू वांट, व्हाट हाउ वी कुड हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, तो यू कैन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स आल्सो। ठीक है, जो भी आपके फीडबैक्स होते हैं, वी रीड ऑल ईच एंड एवरी ऑफ योर कमेंट्स और हम उनको इंप्लीमेंट करने का भी पूरा ट्राई करते हैं। तो इलेक्शंस को तो हम उस जीके रिले में कवर करेंगे। स्टिल उसके बाद भी इफ यू फील लाइक कि आपको एमआईटी सेशन चाहिए, तो 6 अक्टूबर के बाद अगेन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और हम उसको भी क्रैकल कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं
EN1V40। सो प्लीज एक तो आप अपने जो रियल नेम है प्लीज वो यूज कर सके तो। सर, डू वी नीड टू लर्न द जजेस ऑफ ICJ who are from conflict prone country like on February 6 Nawaf Salam as president from Lebanon? So my simple suggestion would be कि आपको सारे जजेस नहीं याद करने, देयर आर सो मेनी जजेस। और आप सिर्फ ICJ क्यों कर रहे हो? फिर आप यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सबके प्रेसिडेंट्स याद कर लीजिए, उनके वाइस प्रेसिडेंट भी कर लीजिए, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है उनको भी याद कर लीजिए। सो इतना डिटेल में जाना आई वुड से कि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, बट डू यू थिंक इट इज फीजिबल टू डू इट? इतना सारा आप याद करोगे, एक क्वेश्चन आएगा उसके में से, और फिर प्रोबेबिलिटी है कि बिकॉज आपने इतना सारा याद करा है, प्रोबेबली आप वहां पे भी दो ऑप्शन देख के भी कंफ्यूज हो सकते हो। सो माई यूजली द स्मार्ट स्ट्रेटेजी टू रिमेंबर दिस नेम इज और टू डू दिस नेम इज कि सिर्फ और सिर्फ आप इंपॉर्टेंट पे फोकस करिए। तो फॉर एग्जाम्पल जो प्रेसिडेंट होता है ICJ का या प्रेसिडेंट है ICC के अंदर में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, सिक्योरिटी काउंसिल का, जहां पर भी इंपॉर्टेंट बॉडीज आपकी, जो WHO जैसे इंपॉर्टेंट बॉडी, सिक्योरिटी काउंसिल का तो नहीं होता है, तो जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं उनके आप प्रेसिडेंट कर लीजिए। अगेन उसमें भी इंपॉर्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है, रिपीटेटिवली आ रहा है, हम लोग उसे बार बार कवर कर रहे हैं, उन पे आप फोकस कर लीजिए। डू नॉट थिंक कि हम अगर रोज हर बार ही कवर नहीं, कम कवर कर रहे हैं, हमने बता दिया आपको तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। बट अगर वो न्यूज में रिपीट हो रहा है आपके लिए, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। आपसे मॉक्स में उसको एक दो बार पूछ लिया गया है तो भी वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट एंड चूज करके आप पढ़ाई करिए, हर कुछ को याद नहीं करना है आपको। ओके, कनिष्का अग्रवाल, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस? तो इसको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, इसमें टाइम लगता, तो आई विल टेक इट इन सम अदर क्लास। बट सिंपली जैसे आपका UPI होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के अंदर में जितने भी आपके लेंडर्स हैं वो सब एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे आ जाएंगे, एक पर्टिकुलर ऐप पे आ जाएंगे, और इसके थ्रू आप इजीली लोन्स ले पाओगे। ओके, तो जैसे आपका पेमेंट सिस्टम आपने कर रखा है कि आप आपके फोन में आप UPI ऐप के थ्रू सिंपली कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं, सिमिलरली ULI के थ्रू आप कहीं से भी लैंडिंग कर पाएंगे। ओके, डू वी हैव टू लर्न ऑल द विनर्स ऑफ 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? सो आई वुडंट से कि आप सारे याद करिए, सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गया, सिर्फ ये 2-3 अवार्ड्स आई कैन सजेस्ट कि आप उनको कर सकते हैं। ओके, दैट्स द मैक्स यू हैव टू डू इन इट। सर NLU Q4G का है, सर हाउ टू रिवाइज लीगल करंट अफेयर्स? सो द गुड न्यूज इज कि अगर आप क्लैट प्रेप स्टूडेंट हैं तो सिंपली आपकी लॉ ग्रिड करके एक मैगजीन होती है मंथली, तो इसके अंदर में आपका होलिस्टिकली जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो न्यूज एनालिसिस हैं, ये जो आपका डेली न्यूज एनालिसिस है DNA, ये आपको DNA प्रोवाइड करता है लीगल इश्यूज का। आज भी आप देखना, एक दो लीगल इश्यूज हैं उनको भी कवर करा गया। इसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट सोर्स which usually skips the attention of students is your मॉक्स के अंदर में भी आपके लीगल करंट अफेयर्स प्रिपेयर होते रहते हैं। एंड इफ यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट रीड द न्यूज़पेपर डेली। न्यूज़पेपर कर लीजिए, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग थ्रू डिफरेंट वेबसाइट। लाइव लॉ करके जैसे एक वेबसाइट है, कई स्टूडेंट उसको करते हैं, और भी है लॉकटोपस और इस टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। आई डोंट थिंक कि वो कोई बहुत ज्यादा आपको एडिशन देते हैं, सिंपली बिकॉज कि आपके पर्पस ही नहीं है इतना उसको डिटेल में जाने का। मोर ओवर आपका जो लीगल रीजनिंग का सेक्शन, इट्स मोर ऑफ अ रीजनिंग सेक्शन देन अ लीगल नॉलेज सेक्शन। तो लीगल नॉलेज आपको सिर्फ तब तक ही हेल्प करती है जब तक वो आपको पैसेज रीडिंग में आपको आसान कर दे, बिकॉज आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में वो इजी हो जाता है, आपका टाइम कम लगता है। ठीक है, तो आपको वैसे भी वो रीजनिंग हिसाब से करनी है। सो आप अगर कोई भी एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपका हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें यूजुअली आपका जो करंट अफेयर्स रिलेटेड लीगल होता है वो भी कवर हो ही जाता है। तो आपको अलग से आई डोंट थिंक कुछ और करने की जरूरत है, स्पेसिफिकली इन द लास्ट 60 days ऑफ द एग्जाम। ओके, तो यहां पे इस पे फोकस करेंगे आप। सर MIT ऑन चेस कॉज इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसमें रिप्लाई के अंदर में और भी था कि ओलंपिक्स और आपका क्रिकेट भी इंपॉर्टेंट है। तो यस, आपका जो वर्ल्ड ओलंपियाड हुआ है उसने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया कि आपकी इंडिया ने पूरा उसमें क्लीन स्वीप कर दिया। सो इस वजह से चेस ओलंपियाड भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, अपार्ट फ्रॉम योर ओलंपिक्स एंड योर पैरा ओलंपिक्स एज वेल एज योर वर्ल्ड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, बिकॉज इंडिया वॉन इट। तो इसकी वजह से सारे ही आपके इंपॉर्टेंट है। सिंस यू आर अगेन एंड अगेन आस्किंग फॉर MITs, आफ्टर 6th of October जो आपका GK रिले हो जाएगा, उसके बाद वी आर गोइंग टू फोकस ऑन MITs ओनली। ओके, Billion biography, sir, please share strategies for GK, new topics and revision, and from now onwards, what is approach for all subject, because there are only 60 days left. तो 60 days left हो एक्सेट्रा हो तो हर स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, बट यूजुअली व्हाट आई सजेस्ट इज कि वॉट एवर इज अ टोटल आवर्स ऑफ स्टडी यू आर प्रोवाइडिंग, हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ इट, लेट्स से 8 hours is a total, half of it, 4 hours can be devoted to GK.
but rest 4 hours you have to dedicate to other subjects also. एंड इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट. अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर है, यू कैन प्रोवाइड मोर टाइम टू जीके. बट अगर आपका जीके अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो आपको ज्यादा, नॉट जीके बट आपका कोई और पोर्शन ज्यादा अच्छे कवर नहीं है, तो आपको उस पर फोकस करना है. बट यू कैन नॉट बी डिवोटिंग योर एवरी डे फॉर जस्ट 1 or 2 सब्जेक्ट्स ओनली. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जीके रेगुलरली नहीं कर रहे हो या फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स रेगुलरली नहीं कर रहे हो. आपको हर सब्जेक्ट के टच में रहना है, यानी एवरी 2 to 3 days, 2 से आई वुड से नॉट इवन 3, हर ऑल्टरनेट डे आपका हर सब्जेक्ट आपके टच में आना चाहिए. तो मैथ्स अगर आपने आज करी, लेट्स से आप कल मत अटेम्प्ट करिए, बट परसों फिर से वो अटेम्प्ट होनी चाहिए. कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको करते रहना है, बिकॉज अगर आप रेगुलरली उन क्वेश्चंस को नहीं करोगे तो आपकी मेमोरी, मसल मेमोरी डेवलप नहीं होगी. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन. तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. तो अगेन, इफ बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर अ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर 60 days, तो अलग से एक वीडियो बना के आपको एक स्ट्रेटेजी आपसे शेयर कर लेंगे, ठीक है, जो हमारे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, जो आपको सूट करे, वो हम आपको दे देंगे. अगर मैं आपके फर्स्ट पार्ट का दूं कि जीके के न्यू टॉपिक्स आप कैसे कवर सकते हैं, अगेन इफ यू आर अ क्लैट प्रेप स्टूडेंट, क्लैट प्रेप का मटेरियल प्लस प्लीज वॉच द डेली न्यूज एनालिसिस, जो हम ये डेली न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली योर न्यूज़पेपर रीडिंग आपको खुद को करनी है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. ऑल्दो मैं खुद डेली न्यूज एनालिसिस कर रहा हूं, बट स्टिल आई एडवाइस कि आप खुद न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, प्लस आप ये डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस को भी वॉच करिए. दोनों मिला के आप करेंगे तो आपको ये बेनिफिशियल रहेगा. ओके, तो ये चीज आपको करनी है. इसके अलावा जीके में जो आपका, अगर आप क्लैट प्रेप स्टूडेंट है तो यहां का मटेरियल या किसी और कोचिंग के मटेरियल है, आपको क्लैट प्रेप का मटेरियल मिलता है तो आप इसको कर सकते हैं, प्लस जो आपका कोचिंग मटेरियल है आप उसको कर सकते हैं. दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू. अगेन आई हैव सीन कुछ कोचिंग मटेरियल्स का मटेरियल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा आपका साइज बहुत ज्यादा होता है, पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, रेलिवेंसी बहुत कम हो जाती है. इधर हमारी कोशिश ही रहती है कि सिर्फ हम रेलिवेंट मटेरियल दें, इसलिए यू वुड सी कि हमारे मटेरियल के साइजेस जो होते हैं वो कम पेजेस होते हैं. द सिंपल रीजन इज कि हम सिर्फ उसी को ही ऐड करते हैं जो आपके लिए रेलिवेंट होता है. अननेसेसरी यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस या यूपीएससी लेवल का मटेरियल हम ऐड नहीं करते हैं, इसलिए आपको हमारे मटेरियल में आपको कम पेजेस मिलते हैं. तो आप अगर उसको प्रेफर कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए वो मोर देन इनफ है जीके के टॉपिक्स को कवर करने के लिए. ओके, रिवीजन का आई ऑलरेडी टोल्ड, जो भी आप आज पढ़ रहे हैं, आज लेट्स से क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास का आज ही रिवाइज करेंगे. सेकंड डे कल ही उसको रिवाइज करना है. 7 days में एक रिवीजन करिए एंड 21 से 28 days में एक रिवीजन करिए, यानी पर मंथ, एवरी मंथ यू नीड टू हैव 4 रिवीजंस. नाउ यू वुड से कि अब इतने रिविजन्स अगर मैं एक को ही 4 बार करूंगा तो जीके ही करते रह जाएंगे. सो दिस इज नॉट द केस. रिमेंबर दिस, अगर आप सेम डे रिवाइज करते हैं तो मे बी फर्स्ट डे आपको मैक्सिमम 1 hour लगेगा, बट नेक्स्ट डे आप करते हो तो ये आपका मैक्सिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम कह रहा हूं मैं यहाँ पे, और इसके बाद आप करते हो 20 मिनट्स, और यहाँ पे भी 15 से 20 मिनट मैक्स लगेंगे आपको रिवाइज करने में. और मैं एक पूरे हैंडआउट की बात कर रहा हूं यहाँ पे. तो यूजुअली आपको हैंडआउट कैसे रिवाइज करना होता है, तो जो इंडेक्स होता है, रेदर देन गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक, आप ओपन करके चेक करें जीके मंत्रा में, यहां पे आप इंडेक्स के ऊपर पे टॉपिक को देखिए और वहीं से रिकॉल करिए. रिमेंबर, रिकॉल करना ही सबसे बेस्ट तरीका होता है आपके रिवीजन का. तो रिकॉल करने की ट्राई करिए, उसके बेसिस पे आप इस इंडेक्स को कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू योर रिवीजन, रिकॉलिंग थिंग्स विच आर देयर ऑन द इंडेक्स इटसेल्फ. नहीं याद आता है फिर आप ओपन करके एक बार वापस से क्रॉस चेक कर सकते हैं. ओके, तो रेगुलरली सिर्फ पेजेस को गो थ्रू करना है, ऐसा नहीं है सब कुछ रटना है आपको. तो आप ये 15-20 मिनट में रेगुलर रिवाइज करेंगे एंड यू वुड सी अ डिफरेंस ऑल्सो इन योर मॉक स्कोर्स ऑल्सो. बट वंस यू हैव डन विद द वॉट एवर बैकलॉग इज देयर, वॉट एवर द मंथ्स विच आर लेफ्ट फॉर यू टू कवर, ओके, तभी ये आपको रिजल्ट मिलेगा. ओके, प्रणव का मैसेज है, सर इन 2024 हमास लीडर एंड हिजबुल्लाह कमांडर्स आर किल्ड बाय इजराइल, ऑल्सो यमन हूती ग्रुप इज ऑल्सो एक्टिव, सो डज इजराइल हमास बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो yes प्रणव, yes everyone, your Israel Hamas war, your Palestine and your Yemen Houthis incident, your Red Sea crisis, your Iran is an important country, ये सारे के सारे हिजबुल्लाह, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है. डू नॉट थिंक कि लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर ये वॉर स्टार्ट हुआ था तब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आज भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट वॉर है. एंड अगेन डू नॉट मेक दिस मिस्टेक, आपका रशिया यूक्रेन भी इंपॉर्टेंट है. डू नॉट थिंक कि 2 साल हो गए और इजराइल हमास पहले से है तो रशिया यूक्रेन पे नहीं. इट इज पॉसिबल कि एक पैसेज आ गया जो कंफ्लिक्ट पे, इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट्स के ऊपर पे है, जिसमें फिर आपके 2 क्वेश्चन उन्होंने इजराइल हमास पे पूछ लिए, 2 क्वेश्चन रशिया यूक्रेन पे, और शायद एक तीसरा कोई और कंफ्लिक्ट पे क्वेश्चन पूछ लिए.
तो इसलिए इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हमें सब कुछ इग्नोर नहीं करना है, प्रायोरिटाइज आप कर सकते हैं जो ज्यादा, जैसे ये है, ये प्रायोरिटी 1 हो सकता है, आपका जो रशिया यूक्रेन है वो प्रायोरिटी 2 हो सकता है, बट डू नॉट थिंक कि आप उसको स्किप कर सकते हैं, आपको बेसिक्स तो उसका भी करना ही पड़ेगा। ओके, सो ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। यूजर NB7AB7KW5G का कमेंट है, सर अ कट इन इंटरेस्ट रेट बाय यूएस फेडरल रिजर्व विल मीन अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक्स और आल्सो डिक्रीज इन इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक्स ऑन डिपॉजिट, प्लीज आल्सो एक्सप्लेन हाउ विल दिस रेट कट लीड टू मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो बहुत ही टेक्निकल इकोनॉमिक क्वेश्चन सा पूछ लिया गया है, बट इसका बहुत सिंपल सा है कि जब यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, जो वहां पे होता है फेडरल बैंक या फेडरल रिजर्व्स, जब आपका यूएस फेडरल बैंक जो है वो आपकी रेट कट करता है, वहां पे इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, तो इंडिया के मार्केट पे क्या इंपैक्ट होता है। तो सिंपल समझिए कि यूएस का फेडरल रिजर्व, यूएस का जो इकोनॉमी मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा आपका डेवलप्ड है, तो वहां पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे, और वहां पे बहुत ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे आपके बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो उनके पास में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा है, ठीक है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स आपके यूएस के ही हैं। सो व्हाट दे डू इज कि सिंपली इंडिया में मार्केट में पैसा क्यों ज्यादा आएगा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिकॉज यहां पे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, यहां पे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो ये यूएस फेडरल रिजर्व से लोन्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि वहां पे आपको लोन मिल रहा है लेट्स से 4% इंटरेस्ट पे, बिकॉज इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दी है, तो बैंकों ने भी इंटरेस्ट रेट कम करी और लेट्स से 4% इंटरेस्ट रेट पे आपको यहां पे लोन मिल रहा है। अब ये इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, लोन्स पे पैसा उठाएंगे, लोन पे पैसा उठाते हैं, डेट करके ये पैसा उठाते हैं, और इस लोन का पैसा लेट्स से इन्होंने 100 करोड़ रुपीस 4% पे, हम एकदम ईज ऑफ एक्सेस के लिए मान लेते हैं, वहां भी करोड़ रुपीस में चल रहा है, तो 100 करोड़ रुपीस 4% पे लिया। अब ये क्या करेंगे, इस पैसे को इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर ये सेफ एसेट्स पे भी इन्वेस्ट करते हैं, सीधे जाके इंडेक्स फंड्स में लगा देते हैं, वहां पे भी आपका 8 से 10% तक इंटरेस्ट आता है। तो यहां पे क्या दिख रहा है, 4% का 8% आपको डबल मिल रहा है। 100 करोड़ के यहां पे ये 200 करोड़ कर रहे हैं, यहां पे अपना टैक्स भी चुका रहे हैं, यहां पे अपना टैक्स चुका रहे हैं, 20 से 30 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हैं, नॉट इवन ऑन देयर ओन मनी। यहां पे कहीं से डेट लिया हुआ पैसा वो यहां पे लगा रहे हैं और उसके थ्रू वो पैसा कमा रहे हैं। ओके, मोर ओवर जो आपने पूछा एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन कि डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स होगा और ऑल्सो डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट गिवन बाय बैंक्स ऑन डिपॉजिट्स, तो यूजुअली दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। यूजुअली जब आपकी बैंक फेडरल रिजर्व आपकी बैंक रेट्स कट करती है, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ये भी अपनी रेट कट करते हैं, बिकॉज आपको यहां पे अब इजी एक्सेस मिल रहा है आपकी कैपिटल का। तो इंडिया में भी प्रोबेबली जो आरबीआई है वो अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करेगा। ओके, सो इसकी वजह से जो लोन्स की रेट है इसलिए कम हो जाएगी। सो रिमेंबर दिस, नॉट बिकॉज फेडरल रिजर्व ने कट कर दिया तो इंडियन बैंक्स कट करेंगे, फेडरल रिजर्व ने कम करा है तो आरबीआई भी इसको फॉलो करेगा, इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, और उसकी वजह से आपके जो बैंक्स है उसकी लोन रेट्स कम होगी। डिपॉजिट्स की जो रेट्स होती है, डिपॉजिट्स में जो इंटरेस्ट रेट होती है, ये डायरेक्टली एक्चुअली इससे डील करती नहीं है, उसके अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जिस बेसिस पे वो इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा, वो मेजरली डिपेंड करता है कि कितने डिपॉजिट्स बैंक के अंदर में आ रहे हैं, उस पर वो डिसीजन लेते हैं। ओके, तो ये चीज है आपका कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज। आई नो आज कमेंट बॉक्स पे डिस्कशन बहुत ज्यादा हो चुका था, बट आई थिंक आज का डिस्कशन जो था कमेंट बॉक्स में, इट वाज वेरी फ्रूटफुल, बिकॉज बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं जो सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जो बेसिकली स्ट्रैटेजी से भी डील करते हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस दोनों में आपका इस बार एयर पॉल्यूशन के ऊपर पे आया है। मेजरली एयर पॉल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज एवरी ईयर अक्टूबर ऑनवर्ड, जैसे आपकी दिवाली आसपास स्टार्ट होती है, आपके विंटर्स सेट इन करते हैं, आपके दिल्ली के अंदर में और दिल्ली एनसीआर रीजन में पॉल्यूशन लेवल जो है हाई हो जाता है। आपका सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में ले डाउन करता है, आपका जो गवर्नमेंट है वो आपकी दिल्ली के अंदर में है, तो यहां पे ये जो आपका मेन एग्जीक्यूटिव है, आपका लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तीनों के तीनों दिल्ली में बैठते हैं और वहीं पे पॉल्यूशन होता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो ये एक नेशनल इश्यू बन के हमेशा आता है। तो आप देख सकते हो कि अक्टूबर और नवंबर जो आपके एग्जाम के बिल्कुल पास वाले मंथ है, उसमें फर्स्ट पेज पे आपकी एयर पॉल्यूशन की न्यूज आती है। सो इट कैन कम एनी ईयर, कभी भी आपकी न्यूज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, बिकॉज रेगुलरली होता है। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे अगेन सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज वो सेंटर में बैठा है, वहीं दिल्ली में ही बैठा है, तो इसने जो आपकी एक एयर क्वालिटी का पैनल है जिसको हम डिस्कस करेंगे, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसको यहां पे रैप किया, मतलब फटकार लगाई है कि आप एज अ बॉडी एक फेल हो गए हो जो आपका पर्पस था, विच वाज बेसिकली कि आपका काम है डायरेक्शन देना कि अगर कोई पॉल्यूशन कर रहा है तो आपको क्या क्या, गवर्नमेंट्स को क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। और ये जो CAQ
IQM बॉडी है, ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है बिकॉज इसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं नॉट जस्ट ऑन द दिल्ली गवर्नमेंट बट ऑल ओवर द NCR गवर्नमेंट्स ऑल्सो, यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, इन सबकी गवर्नमेंट्स को अगर ये कोई सजेशन देता है, कोई आप इनको ऑर्डर देता है तो वो बाइंडिंग होते हैं, उनको मानने पड़ते हैं। तो उसके बाद भी इन्होंने कोई भी ऐसा प्रॉपर डिसीजन नहीं दिया है तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आपका जो ये CAQM है, ये वर्क कैसे करता है, तो यू मस्ट हैव रेड दिस ईयर कि IQAir करके एक स्विस कंपनी है जिसने आपका एक इंडेक्स निकाला था, उसके अंदर में इसने एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी कि जिसमें सबसे पॉल्यूटेड कंट्रीज कौन सी है वर्ल्ड की। तो उसके अंदर में पॉल्यूटेड कंट्रीज के अंदर में सबसे ऊपर तो बांग्लादेश आया था, सेकेंड नंबर पे पाकिस्तान था, बट थर्ड के ऊपर पे इंडिया था। एंड इंटरेस्टिंगली अगर मैं टॉप 10 वर्ल्ड की टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट निकालता हूं, पॉल्यूटेड सिटी की लिस्ट निकालता हूं, तो फर्स्ट पे बिहार का बेगूसराय आता है, बिहार का बेगूसराय आता है। और इंटरेस्टिंगली 9 आउट ऑफ 10 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं वर्ल्ड की, 9 आउट ऑफ 10 वो आपकी इंडिया के अंदर में रहती है। तो अगेन आई विल आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 3 सबसे पॉल्यूटेड कंट्रीज कौन सी हैं, पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, बट इफ आई हैव टू आस्क यू कि दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सी है एज पर दिस IQAir रिपोर्ट, पॉल्यूटेड कैपिटल, सो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। तो यहां पे ये पर्टिकुलर जैसे IQAir ने कोई कैलकुलेशन करा, सिमिलरली आपकी जो CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपकी एक अथॉरिटी है जो आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स को यहां पे जज करती है। तो यहां पे ये जो CPCB है, आप पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो CPCB किस एक्ट के अंदर में क्रिएट करी। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं इससे आपको पूछ रहा हूं। CPCB जो बॉडी आपकी किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में क्रिएट करी हुई बॉडी है। तो ये जो CPCB है, ये आपके एयर क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए, एयर क्वालिटी के को मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स निकालती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको हम नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। AQI बोल दीजिए, NAQI बोल दीजिए, सेम बात है। 2014 में हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स को लेकर आए थे और इसके अंदर में हम जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हैं, मेजरली 8 पॉल्यूटेंट्स को हम इसमें चेक करते हैं, इसके लेवल्स को चेक करते हैं और जो उनका लेवल होता है उस हिसाब से हम इंडेक्स पे एक वैल्यू निकालते हैं और उससे हम आगे क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसका डिसीजन लेते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों को करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आपका NQI 2014 में आया था, CPCB के अंदर में आता है 8 कौन कौन से उसके पॉल्यूटेंट्स हैं जो मेजर होता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका PM 2.5। तो PM का फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर, इट इज पार्टिकुलेट मैटर एंड 2.5 स्टैंड्स करता है 2.5 माइक्रॉन्स। तो मेजरमेंट है ये 2 माइक्रॉन्स का। तो माइक्रोन्स में हम इन पार्टिकल्स को मेजर कर रहे हैं कि ये इतने ज्यादा आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि आपके ऑक्सीजन के थ्रू ये सीधे आपके नोज के थ्रू ये पूरे आपके लंग्स में एंटर कर जाते हैं और जाके वहां जमा हो जाते हैं। तो यहां पे ये सबसे ज्यादा आपका इसी को ही आप सबसे ज्यादा यहां पे इंडेक्स के अंदर में लेवल को चेक करते रहते हो और इसके बेसिस पे आप आगे के एक्शन लेते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका PM 10। तो ये PM अगेन पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन्स के होते हैं, ये भी आपके हार्मफुल होते हैं। अगेन 10 माइक्रोन्स भी आपका बहुत कम होता है, ये भी आपको लंग्स के थ्रू पहुंच के आपके नोज के थ्रू पहुंच के आपके लंग्स में और आपके बॉडी के ऑर्गन्स को यहां पे डैमेज कर सकता है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका ये एक और पॉल्यूटेंट है जो मेजर होता है। सेकेंड, इसके बाद आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आपका सो मेजरली NO2 SO2 है, इनके मेन पॉल्यूटेंट सोर्स होते हैं आपके जो ट्रांसपोर्ट आपकी इंडस्ट्री है प्लस आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो भी इसके मेजर पॉल्यूटेंट्स है। नेक्स्ट इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड। अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका ट्रांसपोर्ट और पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट एज वेल एज आपकी इंडस्ट्री का मेन पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट इज योर ओजोन आपके स्ट्रेटोस्फीयर में जाके तो आपको हेल्प करती है, बट ओजोन जो है इट्स अ पॉइजनस गैस। तो अगर ओजोन आपके अर्थ सरफेस के पास में है तो ये भी एक पॉल्यूटेंट की तरह ही वर्क करती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ये हेल्पफुल है यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए, बट यहां पे सरफेस लेवल पे ये आपके लिए बेकार है, सिंपली बिकॉज ओजोन यूवी रेस को यहां पे कैप्चर करती है। सो थिंक एक स्ट्रेटोस्फीयर में कैप्चर करे और एक सरफेस लेयर पे जहां पे आप लोगों वहां पे ये कैप्चर करे तो ऑब्वियसली स्किन कैंसर को भी आपको पहुंचा सकती है। नेक्स्ट इज और अमोनिया NH3। अमोनिया जो होता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है आपकी, अगेन इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट एज वेल एज फर्टिलाइजर स्पेसिफिकली, वहां से आपका इसका पॉल्यूशन आता है। एंड लेड भी आपका एक पॉल्यूटेंट है जो आपको कैंसर कॉजिंग पॉल्यूटेंट होता है। तो ये जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं इनके बेसिस पे आप NQI को मेजर करते हो, इनकी सबकी एक वैल्यू होती है, उसको कंबाइन करके उसका एवरेज निकाल के हम एक पर्टिकुलर स्कोर लाते हैं।
तो हमने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया है और इसको हमने कलर कोडेड करा है, जिसमें ग्रीन से स्टार्ट करते करते हम इसकी शेड जो है रेड की तरफ मूव करते हैं, जिससे हमें पता पड़ता है कि कितना सीवियर है। तो अगर 0 से 50 एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपका, AQI 0 से 50 शो कर रहा है, इसका मतलब एयर क्वालिटी गुड है। 51 से जो 100 है वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड इंटरेस्टिंगली इंडिया की जो पूरा का पूरा ये नॉर्थ वाला एरिया है, कभी भी 0 से 50 रिसेंट ईयर्स में 0 से 50 नहीं देखा गया है। ओके, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री है। 100 से 200 जो येलो मार्क्ड है वो आपका मॉडरेट आपकी एयर क्वालिटी शो करता है। 200 से 300 पुअर क्वालिटी है। 300 से 400 वेरी सीवियर है। 401 से 500 वेरी पुअर है और 401 से 500 आपका सीवियर है। और इंडिया में कई बार ये 500 को क्रॉस करके 700 प्लस भी कर चुका है। दिल्ली में आपका आनंद विहार का रेलवे स्टेशन है, आनंद विहार में आपका वहां पे बस स्टेशन भी है, वहां पे दिल्ली में 700 प्लस, इतना ज्यादा सीवियर से भी सीवियर वहां पे हुआ है कि इस लेवल का भी एयर क्वालिटी वहां पे पहुंचा है। बट जैसे जैसे आपका एयर क्वालिटी इंक्रीज होता रहता है, ये नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये AQI नंबर इंप्रूव होता है, उतनी ही ज्यादा आपको स्ट्रिक्टर एक्शंस लेने होते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको एक्शन लेने होते हैं। ओके, सो फाइनली जब हमने देखा कि कैसे कैसी एयर क्वालिटी होती है, उसी हिसाब से आपका एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाया हुआ है आपका। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के अंदर में फटकार लगाई और बोला कि आप अगर इस टाइप से एयर क्वालिटी इंडेक्स से मेजर कर रहे हैं तो फाइनली आप एक्शन क्या लोगे। तो 2017 के अंदर में आपने एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाया। ये जो ग्रैब प्लान है ये आपका दिल्ली और NCR रीजन के लिए ही है। सो इट इज ओनली फॉर दिल्ली एंड NCR, हर जगह इसको अप्लाई नहीं करते हैं। कोई और गवर्नमेंट करना चाहे, स्टेट गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो कर सकती है, बट मेजरली दिल्ली NCR में इसको करना कंपलसरी है अगर आपका जो पॉल्यूशन लेवल है वो इस लेवल पे पहुंचता है। तो अगर कैटेगरी मॉडरेट टू पुअर है, 200 प्लस हो गई है, तो इसको हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैकेनाइज्ड स्वीपिंग ऑफ रोड्स, बैन ऑन फायर करेगा, स्टॉप गार्बेज बर्निंग। तो ये बर्निंग और ये सब आपको एक्शन लेने पड़ते हैं। एंड मेजरली PM 2.5 की वैल्यू 61 से 120 होनी चाहिए। अगेन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये वैल्यूज को मेजर करना स्टार्ट करिए, याद करना स्टार्ट करिए, सिंपली बिकॉज अगेन ये UPSC लेवल की पढ़ाई हो जाती है, क्लैट में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, अगर वेरी पुअर है, पुअर से वेरी पुअर के चली गई तो डीजल जनरेटर बंद हो जाएंगे, बस और मेट्रो सर्विसेज की फ्रीक्वेंसी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, और कोल फायरवुड होटल्स, ओपन ईटरीज, तो बेसिकली आपके जो तंदूर्स हैं, तो आपको तंदूरी रोटी जो है दिल्ली में मिलना बंद हो जाएगी, बिकॉज तंदूर्स में बैन लगाया जाता है जब आपकी पुअर, वेरी पुअर यहां पे वैल्यू होती है। और सिवियर क्वालिटी में क्या होता है, यानी 400 से 500 के अंदर में, कि अब आपको मैकेनाइज्ड स्वीपिंग ऑफ रोड्स, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, यानी आप स्प्रिंकलर्स लगा दीजिए रोड के ऊपर पे, ब्रिक क्लिंस जो आपके ईंट के भट्टे होते हैं, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर्स, ये सारे के सारे आपको दिल्ली NCR रीजन में, नॉट जस्ट इन द सिटी ऑफ दिल्ली, NCR रीजन जिसके अंदर में एक बहुत बड़ा, दिल्ली तो इतना सही है, NCR इतना बड़ा रीजन है आपका जो बाकी स्टेट्स में, वहां पे भी आपको ये सब बंद करना होता है। बदरपुर पावर प्लांट जो दिल्ली के सेंटर में है, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। और ट्रैवल को प्रमोट करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए आपको कंसेशनल रेट्स इंट्रोड्यूस कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड फाइनल जब आपका सीवियर प्लस या इमरजेंसी सिचुएशन हो, जब PM 2.5 आपका 300 मिलीग्राम पर माइक्रो पर मीटर स्क्वायर क्यूब के बेसिस पे आ रहा हो, तो उसके में कोई डीजल ट्रक इन दिल्ली में एंटर नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर इसेंशियल कमोडिटी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टोटली स्टॉप कर दी जाएंगी। ऑड इवन स्कीम को इंट्रोड्यूस करना और शटिंग डाउन ऑफ स्कूल्स, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये एक्सप्लेन साइंस का सेक्शन है, टैकलिंग एयर पॉल्यूशन, यहाँ पे इसने, इस पर्टिकुलर ऑथर ने इन सब जो आपके यहाँ पे इन्होंने मेजरमेंट्स दिए हैं कि ऑड एंड इवन स्कीम्स हो गए आपके, इन्होंने क्लाउड सीडिंग की भी बात करी है। सो इफ यू नो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स कि क्लाउड सीडिंग के अंदर में मेजरली हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, क्लाउड सीडिंग के अंदर में कौन सा केमिकल यूज होता है। सो इन्होंने क्रिटिसाइज करा है कि बोला कि ये दिखने में बहुत आपको फैंसी से वो लगते हैं आपको कि मेजर्स लगते हैं ये कि आपने एयर पॉल्यूशन के लिए आप क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, ऑड इवन आप लगा रहे हैं, आपने यहाँ पे स्प्रिंकलिंग वाटर सिस्टम्स यूज करने स्टार्ट कर दिए, आपने नए नए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। बट यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ये सब जो मेजर दिखने में ज्यादा अच्छे लगते हैं बट इनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं होता, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको प्रोहिबिटरी एक्शंस ही लेने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे आप एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मूविंग फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स टू सोलर प्लांट्स, मूविंग फ्रॉम योर डीजल एंड योर पेट्रोल व्हीकल्स, IC व्हीकल से अब हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे मूव करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं जो आपको एक्चुअल में एयर पॉल्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। सो यू कैन रीड दिस आर्टिकल्स टू नो मोर।
ओके इसके बाद हम मेजरली उस बॉडी के बारे में पढ़ते हैं जो बॉडी आपके आज के इसका पार्ट है। तो जो जिस पर्टिकुलर बॉडी को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रैप किया है उसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। तो CAQM आपकी बॉडी 2021 में क्रिएट करी थी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और स्टैट्यूटरी बॉडी हम समझते हैं क्या होता है, मतलब एक स्टैट्यूट में बनी हुई। तो आपकी ये इसका नाम इसी के नाम पर ही, बॉडी का एक्ट का नाम भी यही है, CAQM इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। तो यहां पे इस बॉडी को क्रिएट करा गया और इसका मेन काम क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। मेन काम है इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन और इसको बहुत ज्यादा पावर दी हुई है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन करना और रिसर्च कंडक्ट करना, सो दैट क्या रीजन है एयर पोल्यूशन के वो आप आइडेंटिफाई कर पाओ। इसके अलावा डायरेक्शन इश्यूज करना नॉट जस्ट दिल्ली को बट आसपास की स्टेट्स को भी, इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन एज वेल एज रेगुलेशन विच विल बी बाइंडिंग। सो रिमेंबर दिस कि अगर इसने कोई डायरेक्शन दिया है तो बाइंडिंग होता है और जितने भी डायरेक्शंस और ऑर्डर्स हैं ये बाइंडिंग नेचर के हैं और अगर कोई पर्सन नहीं मानता है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन भी लिया जा सकता है। और इसका चेयरपर्सन कौन होता है, तो इसका एक चेयरपर्सन गवर्नमेंट ऑफिशियली होता है जो अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स या 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए ही उसका टेन्योर होता है। तो 3 साल या 70 ईयर्स तक एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो आपका सेक्रेटरी लेवल का रैंक हो या चीफ सेक्रेटरी लेवल को, वो इसका चेयरपर्सन बन सकता है। तो ये है आपके रिगार्डिंग CAQM। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि CAQM आपकी मेन ऑथोरिटी है, मेन बॉडी है फॉर कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड NCR। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेन बॉडी आपकी CAQM है जो 2021 में क्रिएट करी गई थी। ओके नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। इलेक्शन कमीशन आस्क महाराष्ट्र व्हाई डिड नॉट फॉलो ट्रांसफर ऑर्डर्स। तो जैसे CAQM आपकी एक ऑल पावरफुल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपकी, ये भी आपकी एक ऑल पावरफुल बॉडी है। तो आर्टिकल 324 में आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्रिएट किया है और इसके अंदर में आपने पावर दी है इसको सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो सुपरिंटेंडेंस यानी कि कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है सबको सुपरवाइज करने की इसके पास पावर होती है जब इलेक्शंस का होता है। सो आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि आपकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कौन कौन सी इलेक्शंस कंडक्ट कराती है। तो मैं आपसे दो आपको बताने हैं मुझे, जो दो आपको बताने हैं जो इनसे ऊपर के इलेक्शंस होते हैं। उसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी स्टेट में है, 4 तो ये इलेक्शंस और 2 इससे हायर इलेक्शन जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। तो इनको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो आपकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके पास में सुपरिंटेंडेंस की पावर होती है। इसके अंदर में 3 मेंबर, ये 3 मेंबर बॉडी है आपकी और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी बार हमने इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज करा है तो इसलिए भी वो न्यूज में था। तो यहां पे न्यूज क्या है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र से बोला है कि आपको जो हमने ट्रांसफर, बिकॉज महाराष्ट्र में इलेक्शन है, आपको ट्रांसफर ऑर्डर्स के लिए बोला गया था, आपने क्यों नहीं करा। तो यहां पे बिकॉज सुपरिंटेंडेंस की पावर होती है तो ये स्टेट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, एंड दीज इंस्ट्रक्शंस आर एक्चुअली बाइंडिंग। ये बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर कोई स्टेट इसको नहीं मानती तो स्टेट अथॉरिटीज के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। आपके जो इलेक्शंस है उनको उसके ऊपर में कुछ कंडीशंस पुट अप करी जा सकती हैं। तो ये जो स्टेट को इंस्ट्रक्शन दिए तो इसके अंदर में एक यूजुअल कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट है, फॉर एग्जांपल कोई IAS ऑफिसर, कलेक्टर है किसी जगह का और वो 3 साल से एक ही पर्टिकुलर पोजिशन पे है, एक ही पोजीशन पे, मतलब एक ही पोजीशन से मतलब एक ही पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही बैठा हुआ है, एक ही पर्टिकुलर सिटी के अंदर में कोई पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो उसको ये ट्रांसफर का ऑर्डर दे दिए। सो एक तो 3 साल से अगर कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे हो या फिर किसी पर्सन का वो होम डिस्ट्रिक्ट हो, लोकल डिस्ट्रिक्ट हो, उसी का डिस्ट्रिक्ट हो, तो यहां पे आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर इलेक्शंस वो यहां पे ट्रांसफर के लिए बोल सकती है आपके स्टेट को कि इन सब लोगों को आपको ट्रांसफर के लिए भेजना है। और मोर ओवर यहां पे आपकी इलेक्शन कमीशन बोलती है कि आपको जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है हर डिस्ट्रिक्ट का, उससे कंसल्ट करना है कि इस पर्सन की जगह पे हमें किस पर्सन को अपॉइंट करना है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है यहां पे ये पावर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में होती है। ओके, तो ये इस न्यूज का आपका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट पे आते हैं। यूके पीएम स्टारमर बैक्स परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर इंडिया। सो हमने अभी पिछली क्लास में भी इसी चीज को, रिफॉर्म्स को डिस्कस करा था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वही स्पीच देकर आए थे। तो यहां पे यूके ने, तो यूके के अलावा यूएस और आपका फ्रांस इस बार के सेशन में आपके इंडिया की परमानेंट
जो P5 मेंबर्स हैं जैसे आपके सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें से इसकी भी एक सीट के लिए यहां पे उसको बैकिंग दे चुके हैं कि यस इंडिया शुड आल्सो बिकम। एंड इंडिया के अलावा यहां पे एक G4 ग्रुपिंग है, तो G4 ग्रुपिंग है जो हमने 2004-5 में बनाई थी आई थिंक। G4 ग्रुपिंग जिसमें इंडिया आता है, आपका ब्राजील आता है साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहां से आपका एक तो जर्मनी आता है एंड जापान। इन 4 कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब ओरल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम एक दूसरे की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, परमानेंट सीट है, उसको हम यहां पे फेवर करेंगे, उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जो ये ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है, इसने प्लस अफ्रीका से एक और कंट्री, कोई भी अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई कंट्री आए वो भी यहां पे होना चाहिए। सो अगेन आई एम श्योर यू कैन सी दिस फोटोग्राफ। तो इनका नाम है आपका कीर स्टारमर। ये आपके यूके के फर्स्ट टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और I was thinking of asking the name, but यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, so I'm not asking right now. So that's why कि कीर स्टारमर ने यहाँ पे उसको भी सपोर्ट करा है। So just know कि G4 ग्रुपिंग क्या है। तो G4 ग्रुपिंग में ये 4 कंट्रीज आती हैं आपकी। ओके, सो नेक्स्ट क्लास के लिए आई एम अगेन आस्किंग यू अ क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली इंडिया यहां पे कह रहा है तो इसके अपोज में कोई होगा, ब्राजील यहां पे कह रहा है तो अमेरिका, साउथ अमेरिका से कोई कंट्री होगी जो इसको अपोज कर रही होगी, जर्मनी और जापान को भी अपोज करने वाली शायद कोई कंट्री हो सकती है। तो इन सारी कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुपिंग बनाया है G4 को अपोज करने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुपिंग? G4 को ग्रुप को अपोज करने के लिए जो एक ग्रुप बनाया उसका नाम क्या है? एंड उसका एक मेंबर मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान है, एक उसका इथियोपिया है, एक उसका अर्जेंटीना है। तो ये कुछ उसके मेंबर कंट्रीज हैं। मेंबर कंट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट लेट मी नो द नेम ऑफ G4 अपोजिंग ग्रुप, की शायद पूछ लें आपसे एक लेवल आगे जाके कि टफ क्वेश्चन बनाया जाए। तो G4 के अपोजिशन में उस लोगों ने जो कहते हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए वो कौन सी ग्रुपिंग है। ओके, आगे मूव करते हैं। नेमिंग अरुणाचल पीक आफ्टर द 6th दलाई लामा इलीगल नल एंड वॉइड। सो अभी हमने 2-3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर, इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर यू मस्ट हैव रेड कि इंडिया और चाइना नेगोशिएट कर रहे हैं LAC के ऊपर पे कि हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट। एंड उसके अंदर में थोड़ा बहुत हम फॉरवर्ड आए थे। एंड अब इंडिया में आपकी एक पर्टिकुलर ग्रुप है, आपका माउंटेनियर्स का ग्रुप है, जो एक पर्टिकुलर पीक को, अरुणाचल प्रदेश की पर्टिकुलर पीक थी जिस पे आज तक कभी किसी ने क्लाइम नहीं किया था, और उस पर्टिकुलर पीक को अब तक नेमिंग भी नहीं किया गया था। तो आपका एक पर्टिकुलर माउंटेनियरिंग ग्रुप है जो फाइनली इस पर्टिकुलर पीक पे चढ़ चुका, उसको उसकी समिट को वहां पे क्लाइम कर चुका, उसको यहां पे कैप्चर कर चुका, और उसको वहां पे उन्होंने एक नाम भी दिया और उसका नाम रखा गया है शेंगयेंग ग्याटसो पीक। तो ये एक वन लाइनर की तरह न्यूज हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पीक का नाम आया है। तो इसका नाम है शेंगयेंग ग्याटसो पीक, जो 6th दलाई लामा थे। तो दलाई लामा आपके सबसे हेड होते हैं, हेड ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म को हम दलाई लामा कहते हैं। हेड ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म जो होता है उसका नाम होता है, उसको बोला जाता है, उस सीट को बोला जाता है आपका दलाई लामा। और अभी प्रेजेंटली आपके 14 दलाई लामा, उनका नाम क्या है? टेंजिंग ग्यात्सो है। इनकी सीट ऑफ दलाई लामा कहां पे? सो इट इज इन धर्मशाला। सो इफ यू नो दिस कि धर्मशाला में एग्जैक्टली कहां पे, या फिर अगर आप इनकी मोनेस्ट्री का नाम भी जानते हैं सो कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि उसकी मोनेस्ट्री का नाम क्या है, जो आपकी एटलीस्ट उत्तराखंड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आपकी मोनेस्ट्री है। ओके, तो सीट ऑफ दलाई लामा धर्मशाला में। 14 दलाई लामा जो अभी करंट है उनका नाम है टेंजिंग ग्यात्सो, और जो आपके 6 दलाई लामा है जिसके नाम पे इस पीक को रखा गया वो 6 नंबर के थे, उनका नाम है शेंगयेंग ग्यात्सो पीक। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं आपके लॉन्ग रेंज रॉकेट्स फ्यूचरिस्टिक एम्यूनिशन ऑन आर्मी विश लिस्ट। तो अभी आपका अगेन रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल हमास वॉर चल रहा है, तो इंडियन आर्मी है जो आर्म फोर्सेज है वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके डिफेंस एक्सपर्ट जो हैं वो भी इन वॉर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नॉट कि दे आर नॉट जस्ट, मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन द आउटकम ऑफ द वॉर, बट दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि हाउ दैट पर्टिकुलर वॉर इज बीइंग फॉट, व्हाट आर द काइंड ऑफ एम्यूनिशन, व्हाट आर द काइंड ऑफ वेपनरी विच आर बीइंग यूज्ड, विच आर द काइंड ऑफ वेपनरी विच हैज नो यूज इन दिस मॉडर्न वॉरफेयर। तो एक चीज हमने शुरुआत में रियलाइज करी थी रशिया यूक्रेन में कि ये जो आपका वॉरफेयर का पीरियड है, ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इसके अंदर में टैंक्स का जो यूटिलाइजेशन है ये बहुत लिमिटेड है। दे आर एक्चुअली ओपन टारगेट फॉर एनी काइंड ऑफ मिसाइल्स, एनी काइंड ऑफ ड्रोन्स अटैक्स आल्सो। सो टैंक्स आज के टाइम में इतने आपके यूजफुल नहीं है जितने वो आपके 1950s के पीरियड्स में होते थे। तो एक लेसन हमने वहां लर्न करा। एट द सेम टाइम वी हैव रियलाइज कि जो आपके मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं रशिया
रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल हमास वॉर हो, उसके अंदर में जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। एंड इंटरेस्टिंगली एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि इंडिया का खुद का भी एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जिसका नाम है पिनाका। तो पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो इंडिया का इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। मल्टी बैरल का मतलब, सो इफ यू विल लुक रिपब्लिक डे परेड पे हम हर बार इसको शोकेस करते हैं, यू वुड सी कि एक ही पर्टिकुलर एक ट्रक के ऊपर पे इस टाइप से एक डिवाइस लगा हुआ होता है, दिस इज द लॉन्चिंग सिस्टम, और इसके अंदर में आपकी ऐसी 12 मिसाइल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर में टोटल 12 मिसाइल 6x6 आपकी यहाँ पे 2 ऐसे बने हुए होते हैं डोम्स, और उसके अंदर में आप 12 मिसाइल्स लगा सकते हो और 48 सेकंड्स में ये 12 मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि आपने एक साथ 12 मिसाइल करी तो सामने का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी ओवरवेल्म हो जाता है, वो भी इन सबको यहाँ पे बीट नहीं कर पाता है। इसकी रेंज क्या है, 60 to 75 किलोमीटर है। एंड ये जो पर्टिकुलर आपका न्यूज है, इट इज आस्किंग या इट इज स्टेटिंग कि हम इसकी रेंज जो है इसको 75 प्लस करना चाहते हैं, बट करंटली इट इज 75 किलोमीटर्स। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लैट प्रेप आपके इसरो डीआरडीओ क्लास के अंदर में, डीआरडीओ क्लास में हम पिनाका को ढंग से डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम हमने इसे करगिल वॉर में करा था और इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर अस इन डिपोजिंग जो आपके पाकिस्तानी आपके जो इन्फिल्ट्रेटर्स से जो इंडियन टेरिटरी में एंटर कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद प्रलेड टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी यहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो ये क्या है, ये अगेन इज इंडियाज फर्स्ट कन्वेंशनल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्वाजी बैलिस्टिक बिकॉज इसमें थोड़ी बहुत क्रूज मिसाइल की तरह मैन्यूवरेबिलिटी भी है, तो इस वजह से इसको हम क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। इंडिया की ये इंडिजिनस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर्स। एक इसमें निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल की भी बात करी गई है। दोनों एज ऑफ नाउ अभी टेस्टिंग चल रही है, इन दोनों की टेस्टिंग चल रही है। प्रोबेबली ये आपकी नेक्स्ट ईयर तक आपके इंडक्ट हो जाएंगी सर्विस के अंदर में। निर्भय लॉन्ग रेंज आपकी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपकी क्रूज मिसाइल मतलब इसको मैन्यूवर किया जा सकता है। ये इंडिया की पहली इंडिजिनसली प्रोड्यूस क्रूज मिसाइल है। ओके, इंडिया की अकेले की पहली क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर्स है। तो 1000 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है, विच इज ऑल्सो अ बिग डील फॉर अ क्रूज मिसाइल। यूजली आप क्रूज मिसाइल देखोगे जैसे आपकी ब्रह्मोस है, उसकी जो रेंज है इट इज ओनली 290 किलोमीटर्स। एंड किस कंट्री को हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस कंट्री को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। उसकी रेंज 290 किलोमीटर्स है। आपको कहीं पे 500 मिलेगी, 700 मिलेगी, बट रिमेंबर हमारे लिए ब्रह्मोस 290 किलोमीटर्स की रेंज ही है। ओके, यूजुअली नहीं आते हैं क्वेश्चन, बट फिर भी आए तो ब्रह्मोस 290 किलोमीटर रेंज। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, कीप द फायर ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट गोइंग। तो यहां पे एक पर्टिकुलर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से रिलेटेड एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है आपका बिफोर इंडिपेंडेंस का, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। और ये मूवमेंट स्टार्ट होता है इन द ईयर 1925 में स्टार्ट होता है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और इसको कई लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं द्रविड़ मूवमेंट से। द्रविड़ मूवमेंट जो बेसिकली वाज अ मूवमेंट in the south of India to have a separate country or a separate state for Dravidian nations। ठीक है, कि हम आर्यन से अलग हैं, वी आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको द्रविड़ मूवमेंट कहते हैं। कई लोग इसको यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। ऑल्दो इसमें कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑल्सो, बिकॉज सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो था इट वॉज मेजरली अ एंटी कास्ट एंड एज वेल एज एंटी रिलीजन, नॉट जस्ट कास्ट बट एंटी रिलीजन मूवमेंट भी था ये। इट बेसिकली प्रमोटेड रैशनैलिटी, रैशनल थिंकिंग को ये प्रमोट करने के लिए था, रैशनल थिंकिंग के लिए। उस टाइम में 1925 यानी 100 ईयर्स अगो, इसके इस साल से नेक्स्ट ईयर आपके 100 ईयर एनिवर्सरी हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंगली जिसको ये अपोज करता है आरएसएस की आइडियोलॉजी, वो भी 1925 में ही क्रिएट हुई थी। तो दोनों बॉडीज ऐसी हैं, और ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी इसको डिस्कस करता है, दोनों ही ऐसी बॉडीज हैं जो एक दूसरे को अपोज करती हैं, एक दूसरे की आइडियोलॉजी को अपोज करती हैं। दोनों अपने 100 ईयर्स करेंगे, और ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को अगेंस्ट में हुआ था। ये तमिलनाडु में क्रिएट हो रही थी, ये नॉर्थ ऑफ इंडिया में क्रिएट हो रही थी आपके। तो यहाँ पे ये विमेन राइट्स की बात कर रहा था, 100 ईयर्स अगो ये विमेन राइट्स की बात कर रहा था यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली ये यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की भी बात कर रहा था। ओके, ह्यूमन राइट्स की भी बात कर रहा है, रैशनैलिटी की बात कर रहा है, विमेन राइट्स की यहाँ पे बात कर रहा है। ऑब्वियसली एंटी कास्ट एंटी रिलीजियस फर्वर तो इसके अंदर में था ही। और इस पर्टिकुलर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले थे ईवी रामास्वामी नाइकर, जिनको इनके फॉलोवर्स पेरियार बोलते हैं।
पेरियार भी बोला जाता है, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। ही इज द स्टॉलवर्ट ऑफ द तमिल मूवमेंट, ही इज द स्टॉलवर्ट ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और जस्टिस पार्टी जो वहां पे आपकी क्रिएट हुई थी, इट वाज अ नॉन ब्राह्मणिकल पार्टी इन तमिलनाडु। ये उसको भी, उसके मेंबर तो नहीं थे बट उसको भी ये सपोर्ट करते थे बिकॉज वो भी एक एंटी ब्राह्मणिकल स्टैंड लिखती थी। तो जो आपके तमिल की पॉलिटिक्स है उसमें जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसी एक पर्सन का बता सकते हैं तो वो सबसे ऊपर जिसका नाम आएगा इट वुड बी ईवी रामास्वामी नायकर। और इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो आज भी जो डीएमके है, एआईएडीएमके है, वो भी इसकी आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते हैं आपके। ओके, तो जितने भी द्रविड़ मूवमेंट्स हैं आपके वो मेजरली आपके ईवी रामास्वामी नायकर की ही आइडियोलॉजी से डिराइव होते हैं। 1925 में इसको क्रिएट किया गया था ईवी रामास्वामी नायकर। एक 1925 में इसके लिए एक आ जाएगा करासू, करासू करके इनकी एक तमिल वीकली थी, ठीक है, कराइसू करके इनका नाम था। दैट वाज द तमिल वीकली जो इन्होंने स्टार्ट करी थी। ओके, आई विल गिव यू द करेक्ट नेम एग्जैक्ट, कुडियारासू, सॉरी नॉट करासू, कुडियारासू। जिसका मतलब होता है रिपब्लिक। सो इस पर्टिकुलर अगर आप इसको रीड करोगे, इस पर्टिकुलर को, इट्स अ गुड हैंडआउट, इसको आप रीड कर सकते हो। तो कुडियारासू इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर तमिल वीकली जिसके अंदर में ये अपनी जो इनकी आइडियोलॉजी होती थी, इनके जो व्यूज होते थे उसको ये इसके अंदर में स्टेट करते थे। तो 1925 में लॉन्च करी थी, वहां से वी बिलीव कि सेल्फ रेस्ट मूवमेंट का बिगिन होता है। ओके ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन जीएसटी काउंसिल रिलेटेड एक न्यूज आई है आपकी कि आपका जो जीएसटी है जो 2017 में स्टार्ट हुआ था। सो यू शुड नो दिस, 2017 में हम जीएसटी को जब लेकर आए थे उससे पहले सेंटर और स्टेट्स के पास में टैक्सेशन पावर अलग अलग होती थी। तो सेंटर अपने टैक्सेस लगाता था और स्टेट्स अपने टैक्सेस लगाता था। और देयर वाज मैनी टाइम्स कि एक सेम प्रोडक्ट है उस पर सेंटर ने टैक्स लगा दिए, स्टेट ने भी टैक्स लगा दिया, और स्टेट में डिफरेंट स्टेट्स में अगर ट्रांसफर हो रहा है प्रोडक्ट तो वहां पे भी टैक्स लग गया। तो इसी चीज को जो आपके टैक्स ऑन टैक्सेस हो रहे थे बार बार, इसी चीज को हमने चेंज करने के लिए हम जीएसटी को लेकर आए 2017 में। सो ऑब्वियसली जब आप एकदम से कोई नया सिस्टम लाते हो, इट्स नॉट इजी फॉर अ सिस्टम टू पास द, और इट्स नॉट इजी फॉर अ सिस्टम टू पास फ्रॉम द पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट में आपके स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, राज्यसभा में तो और भी ज्यादा स्टेट रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इट्स नॉट इजी फॉर देम टू पास। तो यहाँ पे जीएसटी को अप्रूवल दिलाने के लिए व्हाट वी प्रॉमिस टू द स्टेट्स कि जो जीएसटी के आने से आपको जो लॉस हो रहा है कि लेट्स से आप स्टेट्स के टैक्स लगा रहे थे और आप लेट्स से 100 करोड़ कमा रहे थे हर साल टैक्स के अंदर में, बट जीएसटी के आने के बाद लेट्स से आपका जो टैक्सेशन है वो 90 करोड़ हो रहा है। तो यहां पे आपकी गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस करा कि हम जो 10 करोड़ रुपीस आपका लॉस है इसको हम कंपनसेट करेंगे, और इसके लिए उन्होंने स्टार्ट करा जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस। और ये लगता है आपके लग्जरी गुड्स पे, सिन गुड्स पे, तो जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके महंगे गुड्स होते हैं जिसपे 28% का जीएसटी होता है, उसके ओवर एंड अबव आपका जीएसटी कंपनसेशन सेस इन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और उससे ये कंपनसेट करते थे जो भी इसमें जो भी इसके अंदर में गैप रह जाता था उसको ये यहाँ पे फुलफिल करते थे। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनसेशन सेस था इसका पीरियड था 2017 से 2022, 2017 से 2022 इसका कंपनसेशन का पीरियड था, बट इसको एक्सटेंड करके हमने 2026 कर दिया था बिकॉज बीच में कोविड की वजह से जो कंपनसेशन था उस टाइम में इनको और भी ज्यादा लॉस हो गया, तो 26 तक हमने इसे एक्सटेंड कर दिया। अभी आपने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्रिएट करा है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ स्टेट के अंदर में, पंकज चौधरी, और यहां पे ये शायद ये डिसीजन लेंगे कि हम इस कंपनसेशन सेस को 2026 के आगे भी एक्सटेंड करेंगे। एंड द सैड पार्ट अबाउट इंडियाज टैक्सेशन सिस्टम इज कि अगर आपके सिस्टम में एक बार कोई सेस या सरचार्ज हमने स्टार्ट कर दिया तो उसको रिमूव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो प्रोबेबली 26 से भी आगे एक्सटेंड होता रहेगा। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल टैक्सेशन। ओके, सो इंडियन एक्सप्रेस से एक न्यूज है आपकी, मोइजी सेट टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ, वी नेवर फॉलोड इंडिया आउट पॉलिसी। तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है मोइजी, इनके लास्ट ईयर ही इसी साल 23 में इनका वहां पे आपका इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, एंड उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट भी डिसॉल्व हो गई थी और इनकी पार्लियामेंट में भी इनकी ही पॉलिटिकल पार्टी की वहां पे मेजोरिटी आ गई थी, और इनका देयर वाज एन एलिगेशन, नॉट एलिगेशन बट इट वाज ओपन, कि इनका जो मेन एजेंडा था इट वाज रनिंग ऑन इंडिया आउट कैंपेन, कि मेजरली अभी इंडिया का इन्फ्लुएंस मालदीव
मालदीव में बहुत ज्यादा हो गया है, तो अगर मैं पावर में आया तो मैं सबसे पहले इंडिया जो है, इसके जो आर्म फोर्सेज हैं जो भी यहां पर हैं, उसके अलावा इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको गवर्नमेंट में से कम करूंगा। एंड इस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर पे इन्होंने अपना इलेक्शन फाइट किया, फाइनली ही बिकेम द प्रेसिडेंट। एंड आते ही यूजुअली जो आपके मालदीव के प्रेसिडेंट होते हैं, यूजुअली द फर्स्ट फॉरेन विजिट विच दे डू इज टू इंडिया, बट ही डिसाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि रेदर देन कमिंग टू इंडिया ही वेंट टू तुर्की। ये तुर्की गए, उसके बाद ये चाइना गए, एंड उसके बाद ये इंडिया में विजिट करा इन्होंने। तो यहां पे ही देयर वाज सर्टेन सजेशन कि मे बी मालदीव भी जो है अब चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। चाइना भी जाके आए, वहां पे चाइना ने भी इनको बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मॉनेटरी हेल्प देने के अलाउ किया, बट सूनर और लेटर ही हैज ऑल्सो रियलाइज कि इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सिर्फ एक कंट्री को ही यहाँ पे फेवर करूं, स्पेसिफिकली चाइना जो आपके मालदीव से बहुत दूर पड़ता है। तो फाइनली नाउ ही हैज कम टू इंडिया एंड नाउ ही स्टेटिंग कि अब ने कभी भी इंडिया आउट पॉलिसी नहीं अपनाई थी। तो रिमेंबर दिस कि जो इंडिया आउट पॉलिसी इट इज रिलेटेड टू मालदीव प्रेसिडेंट मोइजी। ओके, तो मोहम्मद मोइजी हिज फुल नेम। ओके, सो आज के लास्ट न्यूज पे आते हैं आपके ब्रह्मोस एरोस्पेस टू हैव जॉब रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर। सो रिमेंबर दिस कि यहां पे अग्निवीर सिस्टम जब आया था, अग्निवीर का जब आपकी स्कीम आई थी, इफ यू नो दिस, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एक इसका कंट्रोवर्सी है, इसका एक काउंटर ये था कि अग्निवीर जो है, जो 4 साल की सर्विस के बाद आपके परमानेंट कमीशन नहीं किए जाएंगे, उसके बाद इनको क्या जॉब मिलेगी। सो इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि बिकॉज इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है, तो बहुत सारे जो आपकी पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज ये प्रेफर करेंगी कि हम जो बेटर ट्रेन है, इतनी डिसिप्लिन सर्विस के थ्रू आया है, हम उसको यहां पे जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो सिमिलरली बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, नॉट जस्ट पब्लिक कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो इनके लिए जॉब रिजर्वेशन अग्निवीर को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। तो अग्निवीर स्कीम को हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो अग्निवीर स्कीम है जिसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी 17.5 से लेके 21 ईयर ओल्ड। प्लीज डू नॉट थिंक ये 22 23 है, इट इज 17.5 टू 21 ईयर्स ओल्ड। ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के लिए होता है, जिसमें 3.5 ईयर्स का डिप्लॉयमेंट होता है और प्लस 6 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। 4 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद 25% जो आपके लोग होते हैं उनको परमानेंटली कमीशन कर लिया जाता है, बट बाकी की जो 75% है उनको 11.71 लाख रुपीस का सेवा निधि फंड देकर उनको वापस घर भेज दिया जाता है। तो यहां पे दिस इज अ शॉर्ट आपका जो बेसिक पॉइंट्स है आपके अग्निवीर स्कीम का। तो प्लीज अग्निवीर स्कीम बार न्यूज में आ रही है तो हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इसको दिया है। अगेन माय क्वेश्चन इज कि ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है ये जॉइंट वेंचर है 2 कंट्रीज का। टेल मी, वन इज इंडिया ऑब्वियसली, विच इज द अदर कंट्री फॉर ब्रह्मोस एरोस्पेस? यू कैन आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। Okay, so student, that's it from my side for today. I hope you have found these news articles important. Again, if you have any doubts, any feedbacks, if you have any question, you can mention it in the comment box. I'll try to answer all and every question of you. Okay, so that's it from my side. Thank you and have a very nice day.